video, we have seen that how Balfour Declaration made it clear that the Jews would be given a separate homeland, a separate state in the state of Palestine, जो कि 99% it belonged to the Muslims और जो बाकी 10% थे वो they were Jews and Christians alike in that region. लेकिन मेजॉरिटी जो एरिया था, जो ज़मीनें थी, मकानात, बागात, वो सारा कुछ किसका था? पैलेस्टीनियंस का। और पूरा यूरोप छोड़ के वाई दे सेलेक्टेड जस्ट पैलेस्टाइन? बिकॉज ज़ायनिस्ट की यही एक डिमांड थी कि हमें जेरूसलम चाहिए, हमें ये एरिया चाहिए। और बिकॉज they were saying that we want to do something for about the awaited Messiah. So the Britain created a mandate जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके उसके सारे एरियाज जो खिलाफत के अंडर आते थे उनके ऊपर, अब जाहिर है होल्ड किसका हो गया? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने अपना एक मैंडेट दिया कि वी आर परमिटिंग द ज्यूज टू गो एंड सेटल देयर। और फिर ना सिर्फ उन्होंने परमिशन दी, दे फुली सपोर्टेड देम। और एक मास इमिग्रेशन की एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। और जब उस पर अरब्स ने रिवोल्ट किया और उसमें पीजेंट्स भी इन्वॉल्व थे जिनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती कॉन्फिस्केट कर रहा था ब्रिटेन और ज्यूज साथ में, तो ब्रिटेन ने फुल सपोर्ट देते हुए एक पैरामिलिट्री फोर्स क्रिएट की अलॉन्ग विद द ज्यूज और उसका नाम था स्पेशल नाइट स्क्वाड। और उसने बहुत बुरी तरह सप्रेस किया पैलेस्टीनियंस को एंड इट वाज नॉट very different from the suppression that is being inflicted nowadays. उसमें as a punitive action they destroyed, demolished the homes of the Palestinians. उनकी families पे अटैक किया गया, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, with no regards of international law. जबकि अरब्स ने रिवोल्ट कैसे किया था? उन्होंने स्ट्राइक्स की थी, बायकॉट किया था, टैक्स पे करने से इनकार किया था, लेकिन उसका बहुत ही भयानक किस्म का रद्द अमल दिया गया ब्रिटेन और इसराइल की तरफ से। एज द स्टेट उस वक़्त इसराइल का नाम तो नहीं था, लेकिन वो जो ज्यूज थे, जो सेटलर्स थे, उन्होंने मिल के एक बहुत बुरा रिएक्शन दिया। और फिर वो यहीं पे बस नहीं हुआ। 1947 से लेकर 1949 तक एक बाकायदा सिस्टमेटिक एथनिक क्लिनजिंग स्टार्ट की गई पैलेस्टीनियंस की। और पैलेस्टीनियंस उसको कहते हैं नकबा, विच मीन्स द कैटास्ट्रॉफ। और ये 15 मई 1948 को अपनी पीक पे पहुंचा था। ब्रिटिश मैंडेट ने ख़त्म होना था 1948 में। तो 1946, 1947, 1948 और 49 तक जो है इंतहाई जो है ना, ज्यूज ने अपनी हर तरह की हद ख़त्म कर दी ताकि किसी तरह भी पैलेस्टीनियंस को इन इलाकों से निकाल दिया जाए, उनको सप्रेस कर दिया जाए, उनको डरा दिया जाए ताकि वो अपने हक के लिए आवाज़ ना उठा सके। देखें, हमारा पाकिस्तान, इंडिया भी इट वाज अंडर द ब्रिटेन। और जब ब्रिटेन वो छोड़ के जा रहा था तो हमने भी एक तहरीक चलाई एंड वी वर एबल टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द हिंदूज। लेकिन पैलेस्टीनियंस को ये नहीं करने दिया गया। देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान इंडिया इशू एंड इसराइल एंड पैलेस्टाइन इशू। उसको थोड़ा सा हम कंपैरिजन बाद में भी करेंगे, बट द थिंग्स विल कम फॉरवर्ड और उसमें आप देखते रहेंगे दैट व्हाई इंडिया इज सो मच सपोर्टिंग इसराइल। एक ज़बरदस्ती एक कब्ज़ा था। जो सप्रेसर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं। अब क्या हुआ जी, 5 जून 1967 को एक 6 डे वॉर होती है जिसे नक्सा भी कहते हैं पैलेस्टीनियंस। इसे वो कहते हैं इट वाज अ सेटबैक इन अ सेंस के 6 डेज में ही अरब्स हार गए थे इसराइल से। द ज्यूज वन द वॉर और उन्होंने बहुत सारे इलाकों को इंक्लूडिंग द वेस्ट बैंक, जहाँ पे मैंने यहाँ पे जेरूसलम बनाया हुआ है, दिस होल एरिया इज द वेस्ट बैंक, इस पे कब्जा कर लिया। गोलान हाइट्स ले लें जो जॉर्डन वाली साइड पे हैं, और जो है गजा की तरफ धकेल दिया इन्होंने जो मुस्लिम्स को। और बहुत सारा इलाका इनके पास आ गया जो कि इनका नहीं था। इवन थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट एंड इवन थ्रू द डिक्लेरेशन ऑफ यूएन इनको वो इलाके नहीं दिए गए थे। और इवन हुआ ये था कि यूएन ने कहा था कि पैलेस्टीनियंस जो है ना, उन्होंने इस वजह से भी यूएन की इस आई गेस इट वाज आर्टिकल 181 रेजोल्यूशन 181 जिसमें कहा गया था कि 56% इलाका जो है पैलेस्टाइन का वो ज्यूज को दे दिया जाए, तो उसको रिजेक्ट कर दिया था पैलेस्टीनियंस ने। दे सेड कि 90% तो ऑलरेडी हमारा है, व्हाई शुड वी गिव 56% टू द ज्यूज जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग। इस पर भी मैनी पीपल वुड से कि भाई
उस वक़्त उनकी ही हुकूमत थी पूरी दुनिया पे, एक ब्रिटिश राज था। बट ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग कि जब बात आपके अपने घर पे आ जाती है ना, तो आपको फिर इंटरनेशनल लॉ और उसकी बारीकियाँ नहीं समझ आती। और लॉ भी नहीं, लॉ भी वही कि इट इज़ उसमें वही बात है कि एवरीवन इज़ इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो वही बात हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बट पीपल डोंट टॉलरेट दिस व्हेन इट कम्स टू देयर होम्स। अच्छा जी, फिर सिक्स डे वॉर में बहुत सारे इलाके भी ले लिए, और सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का था, गजा की पट्टी के साथ लगता है, उसके ऊपर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया। और उसकी वजह से इजिप्ट जो है वो बहुत परेशान हुआ। एंड इजिप्ट स्टार्टेड निगोशिएटिंग विद द इसराइल। उस वक्त नहीं, थोड़ा ठहर के 17 सितंबर 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए, और उसमें जो अरब नेशनलिस्ट लीडर था जमाल अब्दुल नासिर, उसने जिमी कार्टर यूएस का प्रेसिडेंट था, उसके साथ मिलके, तो उस वक्त के जो द देन प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल था उसके साथ मिलके तो एक अकॉर्ड साइन किया। कैंप डेविड अकॉर्ड कहा जाता है। इट वाज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ अकॉर्ड, और उसमें बहुत सारी बातें डिसाइड हुई। स्विस कैनाल जो कि ये जो है इजिप्ट को इजिप्ट से गुजरती है, मेडिटेरेनियन सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है, उसमें पहले इसराइल को इजाज़त नहीं थी, इजिप्ट ने उसको परमिशन नहीं दी थी अपने पानियों से गुजरने की। इस अकॉर्ड में, जो कि बेसिकली पीस अकॉर्ड्स भी कहा जाता है, ये इजाज़त भी दे दी, और उसके बदले में रिकग्नाइज किया इसराइल को। इसराइल ने इनका सिनाई पेनिनसुला छोड़ दिया, उधर से अपनी आर्मीज हटा ली और वापस कर दिया इजिप्ट को। ये कैंप डेविड अकॉर्ड्स थे, और इसके नतीजे में ये हुआ कि अरब लीग ने, जो अरब नेशंस थी, उन्होंने बायकॉट कर दिया इजिप्ट का, ऑस्ट्रासाइज कर दिया इजिप्ट को, उससे ताल्लुक अपना ख़त्म कर दिया, और कहा कि जी अब ये अकेला रहे। इसने ये बहुत बड़ी गलती की है, बिकॉज अरब्स दे ऑलवेज हैव सपोर्टेड पैलेस्टाइन कॉज। हाँ, ये है कि इसमें अब वो आके नॉर्मलाइजेशन हो रही है तो ढीले पड़ गए हैं, बट द पैलेस्टीनियंस हैव ऑलवेज लुक्ड अपॉन द अरब नेशंस टू सपोर्ट देम। क्योंकि अरब्स ने कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया था, कभी रिकग्नाइज नहीं किया था, बट नाउ दे वर अबाउट टू रिकग्नाइज इट जब ये सब सारा कुछ हुआ है। खैर, आज 1987 से 1993 में क्या हुआ, इट वाज द फर्स्ट इंतिफादा। इंतिफादा कहते हैं अपराइजिंग को। और इस अपराइजिंग में क्या हुआ था कि पैलेस्टीनियंस ने ये बात समझ ली कि देखो, हम कुछ भी कर लें, हम जितना भी पीसफुल बायकॉट कर लें, पीसफुल प्रोटेस्ट कर लें, हमें हमेशा आगे से सप्रेशन ही मिलता है। और जो सिक्स डे वॉर के बाद जो बात डिसाइड हुई थी ना, और जो है मुख्तलिफ मौक़ों पे, उसमें हमेशा से यही होता रहा है कि अगर पीसफुली कोई मसले का हल निकलता भी है तो वो ऊपर ऊपर से पीसफुल नज़र आ रहा होता है, जबकि अंदर से ये होता है कि इसराइल ने कभी भी पैलेस्टीनियंस को अपने बराबर का सिटीजन समझा ही नहीं। दे ऑलवेज सप्रेस देम, उनको डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड के साथ रखा जाता है। उनके वो राइट्स है ही नहीं, लीगल राइट्स जो एक इसराइली के हैं उस इलाके में। अब जी होता ये है कि फर्स्ट इंतफादा में किस तरह वो लड़ते हैं पैलेस्टीनियंस। आपने शायद फुटेजेस देखी होंगी बहुत पुरानी पुरानी, जिसमें पैलेस्टीनियन बच्चे भी हाथों में पत्थर उठाए हुए थे, गुलेलें उठाई होती थी, तो वो उन पत्थरों से वो अटैक करते थे टैंकर के ऊपर, जो है ना इसराइल की इतनी हैवी आर्टिलरी थी उसके ऊपर पत्थर मारते थे। ये उनकी अपराइजिंग थी। ये उनका कह लो कि एक तरीका था अपना लैंड वापस लेने का। जब कुछ भी नहीं था तो पत्थरों से ही हमला कर दो, लेकिन फाइट करो। सिक्स डेज वॉर के बाद भी उन्होंने अपना ये स्टांस नहीं छोड़ा कि वी विल टेक बैक आवर लैंड बाय फाइटिंग। हाँ, मुख्तलिफ इसमें जमातें थी। एक पीएलओ थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासिर अराफात की, जो पीसफुल मीन्स के ज़रिए कहते थे कि ठीक है हम करेंगे इसको। लेकिन बहरहाल वो जो है ना चीज़ें नहीं ऐसे चल रही थी कि पीसफुली कुछ भी निगोशिएट हो सके, और इस वजह से इस तरह की अपराइजिंग्स होती रही हैं। सो फर्स्ट इंतफादा की डेट आपने याद रखनी है, इट्स इम्पॉर्टेंट, 1987 टू 1993। फिर जी 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं। इस अपराइजिंग के नतीजे में द वर्ल्ड कम्स टू नो कि जी ये कुछ हो रहा है, और पैलेस्टीनियंस आर नॉट रेडी टू गिव अप देयर राइट्स, बिकॉज इसराइल का हमेशा से इंटेंशन रही है कि पैलेस्टीनियंस भूल जाएं कि उनका भी कोई लैंड था, वो एक ही सिंगल इसराइल हो। ये टू स्टेट सोल्यूशन की जब हम बात करेंगे ना किस मसले के सोल्यूशन के, देन वी विल कम टू दिस पॉइंट एज वेल। ओस्लो अकॉर्ड्स में जो है बात डिसाइड होती है कि जी टू स्टेट सोल्यूशन होगी,
और कुछ पार्ट इस पैलेस्टीनियंस के पास रहेगा। ऑब्वियसली बहुत थोड़ा पार्ट रहेगा, डिस्क्रिमिनेटरी राइट्स होंगे उनके, थोड़े होंगे। इसराइल जो है वो मेजॉरिटी इलाका उनके पास होगा, और इवन वेस्ट बैंक के भी बहुत सारे इलाके उनके पास होंगे। वेस्ट बैंक को उन्होंने 3 पार्ट्स में ABC में कन्वर्ट कर दिया, और उसमें भी पॉकेट्स बना ली अंदर अंदर, जहाँ पे पैलेस्टीनियन इलाके थे वहां पे भी इसराइली सेटलर्स को इंगेज कर दिया। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो थी, इट वाज क्रिएटेड लॉन्ग अगो आई गेस, और उसने रिकग्नाइज कर लिया इसराइल को, और बदले में इसराइल ने कहा कि हम जो है ना सिर्फ एक ही जमात को रिकग्नाइज करेंगे। पैलेस्टीनियन जो भी ग्रुप है वो एक ही पॉलिटिकल जमात होगी, और दैट इज पैलेस्टीनियन ऑर्गन अथॉरिटी, सॉरी। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो ही इलेक्शंस में जीती, और उसके बाद बहुत अरसे तक कोई इलेक्शंस होते ही नहीं है, बिकॉज वो पावर में रहती है। और ये वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिससे बहुत अरसा कुछ भी नहीं किया, जो मतलब एक पैलेस्टाइन को उम्मीदें थी इनसे। पैलेस्टीनियन पीपल दे वर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग के पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वुड डू समथिंग सीरियस, नहीं किया, बल्कि ये इंटेलिजेंस शेयरिंग और कुछ इस तरह के काम किए, जिससे पैलेस्टीनियन, इनको गद्दार भी कहते हैं, जैसे कि ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन इसराइल को देते हैं। जी, फिर आ जाए 28 सितंबर 2000 में सेकेंड इंतफादा होता है। एंड सेकेंड इंतफादा नाउ दिस टाइम ये पत्थरों से नहीं हुआ, इस टाइम इनके पास, पैलेस्टाइन के पास कसाम मिसाइल आ गए। और कसाम मिसाइल की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये पैलेस्टीनियन इंजीनियर्स ने अपनी मेहनत, अपने बलबूते और अपनी पूरी दुनिया में तन्हाई के बावजूद कम रिसोर्सेज में मिसाइल्स इजाद किए थे, ताकि इसराइल से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकें और उसके ऊपर अटैक भी कर सकें। और ये सेकंड इंतफादा प्रोवोक कैसे हुआ था कि उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था, opposition leader था एरियल शरोन, ही विजिटेड अल अक्सा मॉस्क विद हिज आर्मी। और ये मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने वाली बात थी। इट इज़ ऑल्सो सेट कि वो अपने जूते पहन के ही मस्जिद में गया था, एंड दैट्स वाई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन आया। एंड द पैलेस्टीनियन सेड दैट वी विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ मिसबिहेव विद आवर होली साइट्स। और आज के लिए ना मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग इस पे कहते हैं कि जी मुस्लिम्स जो है ना ओवर रिएक्ट करते हैं। इस पे बहुत सारी वीडियोस भी बनी होंगी, और ऑब्वियसली दे सपोर्ट ज़ायनिस्ट जो ये बातें कह रहे होते हैं कि मुस्लिम्स ओवर रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे। आप इस पूरे मसले की रूट देखें कि अगर मुस्लिम्स ओवर रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या ब्रिटेन और ज़ायनिस्ट जो थे उन्होंने पूरी दुनिया छोड़ के, पूरी दुनिया में इतनी सारे इलाके हैं जहाँ पे आबादी भी नहीं है, बहुत अच्छे इलाके हैं, पानी है, सब्जा है और फर्टाइल लैंड्स है, उन्होंने जेरूसलम क्यों चूज किया? उन्होंने एक लड़ाई वाली जगह पे अपना घर क्यों बनाया? एक सिर्फ एक सोच के तहत, और सोच भी ऐसी जो उनके मजहब ने भी उनको जो काम करने को नहीं कहा। इट इज जस्ट देयर ओन थिंकिंग कि हम ऐसे करेंगे तो मसाया आ जाएगा। इवन देयर ओन होली स्क्रिप्चर्स डिनाई दिस थिंग। ठीक है, तो ये सोचे कि असल में कल्प्रिट कौन है, असल में एक्सट्रीमिस्ट कौन है, असल में ओवर रिएक्शन कौन दे रहा है, असल में पागलपन किसकी तरफ से हो रहा है। अंधा बन के जो है ना हर चीज़ में इस्लाम और मुस्लिम्स का हम कसूर निकालने लग जाते हैं, बिकॉज बहुत सिंपल सा टारगेट है ना कि आगे से किसी ने कुछ कहना तो है नहीं, और मुसलमान हर जगह ही सप्रेस हो रहे हैं, तो सारा कुछ ही मुसलमानों के ऊपर डाल दो। लेकिन रूट कॉज देखा करें और लॉजिकली अगर आप सोचें ना, तो ये सारा ही एक मसला जो क्रिएट किया हुआ है ना, ये जायनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट का क्रिएट किया हुआ है, और वो उस चीज़ के ऊपर तुले हुए हैं। दे थिंक दैट दिस इज समथिंग दे वांट टू लिव फॉर, और उसके लिए वो अपनी सारी कुव्वतें लगा रहे हैं। और आप ये सारी डेट्स को देखें, इन सारे वाक़यात को देखें कि जंग होती है फिर पीस की बातें होती हैं, जंग होती है फिर पीस की बातें होती हैं, और जब भी रिएक्शन आता है पैलेस्टीनियंस की तरफ से, तब दुनिया को पता चलता है कि हाँ ये कुछ हो रहा है। वरना सिंपली तो हम लोग भी स्क्रॉल कर देते हैं ना, सामने से कुछ नज़र आ रहा होता है जैसे कि अच्छा हाँ रोज़ ही पैलेस्टीनियंस के साथ ये हो रहा था, हमारे लिए इतनी एक ये नॉर्मल सी सिचुएशन बन गई है कि हमें पेन भी नहीं फील हो रहा था उन चीज़ों पे, या अगर हो भी रहा होता है तो हम अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर देते हैं उस जगह के, उस चीज़ के जहाँ पे हमें वो चीज़ें नज़र आ रही होती। सो दैट बीइंग सेड, अब आपने जो है क्या करना है, इन चीज़ों पे सोचना भी है, इन डेट्स को भी याद रखना है। और इंशाल्लाह इन द सेकंड वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जेरूसलम, कि इसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के सभी के स्टेक्स हैं।
और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम।